नमस्कार दोस्तों, आखिर 34 साल बाद मोदी कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इस नई एजुकेशन पॉलिसी को नाम दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जब से कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है, हम सबके दिमाग में कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इससे क्या क्या बदलने जा रहा है, इसमें मेजर चेंजेस क्या आएंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे, स्कूल और उच्च शिक्षा में क्या क्या जुड़ने वाला है और क्या क्या हटने वाला है, अब क्या पढ़ाया जाएगा और इसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट ने मेजर पॉइंट्स यानी मोटे मोटे तौर पर इसे समझाने की कोशिश की है। अभी तक कई सब पॉइंट समझ में आएंगे और तब जाकर ये इमेज क्लियर हो पाएगी। फिर भी समझने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बता दिया है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आसान और सरल भाषा में। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में कब लाई और कौन लाया था, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जो 2020 में, इसके प्रयास कब से किए जा रहे हैं। 1964 से 66 में कोठारी कमीशन के अनुशंसा के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषणा की थी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने 1986 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। उस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग असमानताओं को हटाने और शैक्षिक अवसरों को बराबर करने पर विशेष जोर देने की बात की थी। लेकिन जब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तब देश को एक नई एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत थी। जब देश को नई एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत पड़ी, तब 2014 में बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको स्थान दिया, यानी उन्होंने कहा कि हम पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को हटा देंगे और नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे। और बीजेपी के 2014 के गवर्नमेंट में आने के बाद ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम करना शुरू हो गया था। 2015 में 31 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी और कहा गया था कि आप इसके बारे में रिसर्च करें। कमेटी ने 27 मई 2016 को इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी थी। इसके बाद में 24 जून 2017 को इसरो के फॉर्मर चीफ के कस्तूरी रंगन को 9 साथियों के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया। इस कमेटी ने 31 मई 2019 को HRD मिनिस्टर पोखरियाल को इसका ड्राफ्ट सौंपा गया और इसके बाद देश के लोगों से इस पर सुझाव मांगे गए। तकरीबन 2 लाख लोगों ने इस पर सुझाव दिए। उन सबका विश्लेषण करने के बाद 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी। अब बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अभी वर्तमान में केवल 26% स्टूडेंट ही हायर एजुकेशन ले पाते हैं, जिन्हें 50% तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के एक्शन लेने जरूरी थी, यानी कॉलेज शिक्षा को आसान बनाने के लिए, ताकि कम से कम 50% स्टूडेंट 2030 तक कॉलेज शिक्षा पूरी कर सके। इसके साथ ही सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ व्यवसायिक विषय और प्रायोगिक और वैज्ञानिक विषयों का साथ प्रैक्टिकली के साथ अध्ययन करके लोगों को सामने रखा जाए, स्टूडेंट्स के सामने समझाया जाए, और बदलते वक्त की जरूरत पूरी करने के लिए भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हमारे देश को जरूरत पड़ी थी। जहां एजुकेशन पॉलिसी 5-5, 6-6 साल में बदल दी जानी चाहिए थी, वहां पर भारत में 34 साल बाद में अवसर आया। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए इस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है। देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए इस प्रकार की देश की जरूरत थी, और सब्जेक्ट और स्ट्रीम्स के बैरियर को खत्म करने के लिए भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत देश को पड़ी। अब बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण क्या क्या बदलने जा रहा है और क्या नया नया ऐड होगा। अब इसे समझने के लिए हम एजुकेशन स्ट्रक्चर को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो स्कूली शिक्षा के ऊपर और एक हायर एजुकेशन के ऊपर। स्कूल शिक्षा की बात करें तो सब पहले 10+2 स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसमें 10वीं तक सबको समान रूप से पढ़ाया जाता था और 11वीं और 12वीं में नए सब्जेक्ट्स उन्हें दिए जाते थे और उसके अकॉर्डिंग वो स्टडी करता था। लेकिन अब इसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। 10+2 को 5+3+3+4 कर दिया गया है, जहां 5 का मतलब है कि 3 साल तो प्री स्कूलिंग और 2 साल फर्स्ट और सेकंड इसमें पढ़ाई जाएगी। प्री स्कूलिंग का मतलब होता है जैसे प्ले स्कूल्स, नर्सरी और केजी, यानी पहले 5 साल में केवल उसे खेलकूद के ऊपर, उसके विकास पर जोर दिया जाएगा, उसे समझाने के लिए एक नया एनवायरनमेंट और उसका जो माइंड सेट है वो स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की जाएगी। यहां 3 का मतलब दोस्तों 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास आएगी। इसे प्रीपेड स्टेज भी कहा जाएगा, और इस प्रीपेड क्लासेज में उसे अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। इसमें साइंस, सोशल साइंस, मैथ और आर्ट्स के बारे में उसे बेसिक पढ़ाया जाएगा, यानी
कुछ चीजें वो पढ़ाई जाएगी जो पहली दूसरी क्लास में जरूरी होती है। नेक्स्ट 3 का मतलब है क्लास 6th 7th और 8th, जिसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा। इन क्लासेज में स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाई जाएगी, वोकेशनल शिक्षा पर फोकस दिया जाएगा, बैगलेस इंटर्नशिप करवाई जाएगी, प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और इंटर्नशिप में 10 दिन के लिए उन्हें बढ़ई, लोहार, पेंटर, बिजली के काम करने वाले के पास जाकर उन्हें अपना काम सीखना पड़ेगा। यानी इसी समय में उसके इंटरेस्ट को निखारने और उसको इंटरेस्ट पहचानने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है 4th, यानी क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th। इस पॉइंट की सबसे मुख्य और खास बात है दोस्तों, 9th से लेकर 12th तक अब सेमेस्टर सिस्टम लगेगा, यानी साल में 2 बार परीक्षाएं होगी और 2 बार रिजल्ट आएगा। सब्जेक्ट स्ट्रीम्स बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस का टंटा बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। यानी अब कोई भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस नहीं लेगा, बल्कि कोई से भी अपने सब्जेक्ट चूज कर सकता है। यानी वो चाहता है कि मैं फिजिक्स के साथ संस्कृत पढ़ूं, केमिस्ट्री के साथ वो अगर हिंदी पढ़ना चाहता है, ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी। यानी वो मनचाहा सब्जेक्ट ले सकता है अपने हिस्से, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। 9th, 10th, 11th, 12th में स्टूडेंट्स म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। और अब सबसे खास बात यह है कि इनको केवल एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं माना जाएगा, बल्कि इन्हें मेन सब्जेक्ट्स का दर्जा मिलेगा। इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, यानी कोई जरूरत नहीं है अब आपको इंग्लिश पढ़ने की। अगर आपकी इच्छा है तो आप सब्जेक्ट इंग्लिश ले सकते हैं, वरना आपके ऊपर फोर्स नहीं डाला जाएगा कि आप इंग्लिश ही पढ़े। केवल सब्जेक्ट्स के थ्रू उसे पढ़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल लेवल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो 3 स्ट्रक्चरों में डिवाइड होगा, यानी स्टूडेंट्स खुद का मूल्यांकन खुद कर सकेंगे, उसके सहपाठी उसका मूल्यांकन करेंगे और जो लास्ट और फाइनल मूल्यांकन होगा वो टीचर मूल्यांकन करेंगे। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए उसे परसेंटेज के साथ वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर एडमिशन ले सकता है। हायर एजुकेशन सिस्टम में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू होगा। दोस्तों, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का मतलब होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है और वह आगे किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहा है तो, और अगर वो 1 साल में ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा है तो उसका 1 साल बर्बाद नहीं होगा, बल्कि उसे 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो 1 साल में अगर वो कॉलेज छोड़ देता है तो उसे 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल में छोड़ता है तो उसे 2 साल का डिप्लोमा मिलेगा और अगर कंप्लीट करता है तो उसे डिग्री मिलने वाली है। अब ग्रेजुएशन 3 व 4 साल में डिवाइड होगी, यानी अब अगर कोई नौकरी के लिए ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसे केवल 3 साल की ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, जबकि अगर कोई रिसर्च के लिए और आगे स्टडी के लिए ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसे 4 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। इसके बाद 1 साल की उसके पोस्ट ग्रेजुएशन होगी और 4 साल की पीएचडी रखी जाएगी। दोस्तों, एमफिल को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम लागू होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि सब्जेक्ट्स की कोई बंदिश नहीं होगी। आपके पास 11वीं 12वीं में कोई से भी सब्जेक्ट हो, लेकिन कॉलेज में आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकेंगे। जैसे आपके पास 11वीं और 12वीं में आर्ट्स है तो आप कॉलेज में आप साइंस भी ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हो सकता था, साइंस वाला तो आर्ट्स में आ सकता था लेकिन आर्ट्स वाला साइंस में नहीं जा सकता था। अब इस प्रकार के बैरियर बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें, जेएनयू जो दिल्ली की जो बहुत बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है उसमें ऐसा ही सिस्टम था, वहां पर कोई सब्जेक्ट्स के बैरियर नहीं थे, कोई भी चाहे जो मनचाहा सब्जेक्ट वहां पढ़ सकता था। कॉलेज में ग्रेडिंग एनाटॉमी होगी। ग्रेडिंग एनाटॉमी यानी यूनिवर्सिटीज की जो एप्लीकेटेड और एक्रीडेटेड कॉलेज थी उनका एग्जाम यूनिवर्सिटी कराती थी, लेकिन अब एक्रीडेटेड कॉलेज को अपना एग्जाम करवाने की छूट दी जाएगी, यानी वो कॉलेज अपना एग्जाम खुद करवा सकती है। सभी यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड एक होगा, चाहे वो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। सबसे खास बात दोस्तों यह है कि प्राइवेट जो कॉलेजेस होती है वो मनचाही फीस लेती थी, लेकिन अब उनके ऊपर एक बैरियर लगाया जाएगा और गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि उन्हें कितनी फीस लेना है। क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ट्रांसफर लागू होगा। इसका मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कोर्स कर रहा है, जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है और 1 साल में वो कॉलेज छोड़ देता है किसी कारणवश, घर की परिस्थिति के कारण, और जब वो कुछ एक निश्चित अवधि में वापस लौट कर आता है तो उसकी फर्स्ट ईयर बर्बाद नहीं होगी, बल्कि उसका जो पहले वाला रिकॉर्ड है वही उसके काम आएगा और उसे सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा सीधा। यानी उसका जो साल है वो बर्बाद नहीं होगा, उसके जो क्रेडिट्स है वो जो ऑनलाइन बैंक में जमा रहेंगे, जिसके कारण वो उसे सेकंड ईयर में यूज कर सकता है, यानी सेकंड ईयर में एडमिशन ले पाएगा। और इसके अलावा जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एचआरडी मिनिस्ट्री को अब, यानी मानव संसाधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी अब तक जो मानव संसाधन विकास मंत्री होता था,
अब वो शिक्षा मंत्री कहलाएगा। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किए जाने की बात हो रही है। टेक्निकल और लैब्स की संख्या बढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, जो हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी था क्योंकि हमारे देश में रिसर्च को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का स्टेबलाइज किया जाएगा। दोस्तों, ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों, कोई भी पॉलिसी होती है, कोई भी योजना होती है, वो कागजों पर हमेशा आदर्शवादी लगती है, लेकिन जब वो इंप्लीमेंट होती है तब सच्चाई सामने आती है कि ये कितनी आदर्शवादी है और कितनी बेकार थी। इस शिक्षा नीति का सबसे बड़ा फ्रॉड यह है कि ये कह रहे हैं कि 6% जीडीपी का हम यहां पर खर्च करेंगे, जबकि 1994 से ये कहा जा रहा है कि हम एजुकेशन शिक्षा पर 6% खर्च करेंगे जीडीपी का, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तक हम ज्यादा से ज्यादा 3.9% जीडीपी का ही शिक्षा पर खर्च कर पाए हैं, जो बहुत बड़ा फ्रॉड है। यानी 3.9 से किस प्रकार से 6% करेंगे, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करता है। और जिस देश में केवल गवर्नमेंट स्कूल में 10 लाख से ज्यादा पोस्ट टीचर्स की वैकेंट हो, जिस देश में केवल गवर्नमेंट स्कूल में 10 लाख से ज्यादा टीचर्स की पोस्ट वैकेंट हो, जहां 35% प्रोफेसर, 46% एसोसिएट प्रोफेसर और 26% सहायक प्रोफेसर की पोस्ट खाली हो, अधिकतर गवर्नमेंट टीचर्स को अपने सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं हो, वो वहां पर स्कूल्स में आकर सो रहे हो, उनके पास पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर टॉयलेट तक नहीं है, जहां 500 में से 11 नंबर लाने वाले को टीचर बना दिया जाता है, जहां फिजिक्स में 0.68 नंबर लाने वाली लड़की को फिजिक्स का प्रोफेसर बना दिया जाता है, मैथ्स में -0.7 लाइन लाने वाला मैथ्स का टीचर बन जाता हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पेड़ों के नीचे स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ रहा हो, उस देश में, जिस देश में सोइल साइंस के प्रैक्टिकल के नाम पर कॉलेज में गोबर उठाया जाता हो, उस देश में आप कोई सी भी एजुकेशन पॉलिसी ले आइए, कोई इफेक्टिव नहीं होगी जब तक बेसिक्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया जाएगा। और ये काम तभी होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब एजुकेशन का बजट बढ़ाया जाएगा। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ आगे जाकर अच्छा होगा, क्योंकि उम्मीद के सिवा हमारे पास और क्या भी है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और आपके ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, क्योंकि आपके ओपिनियन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, आपके नियर और डियर को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।